इस वीडियो में हम लोग लूसेंट के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इंडियन पॉलिटी को लूसेंट से हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं इसको देखेंगे। महान्यायवादी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, साथ ही ये आपका संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था तो आप समझते ही होंगे, दो चीज़ें होती है, संवैधानिक संस्था होती है, एक होती है सांविधिक संस्था, सांविधिक, और एक होती है संवैधानिक। देखिए, जिस बॉडी का चर्चा संविधान में है, जिसमें आर्टिकल लगेगा, वो आपका जो होगा वो आपका संवैधानिक होगा, और जो किसी कानून बना करके किया गया है वो सांविधिक होगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैच्यूटरी, ठीक है, स्टैच्यूटरी बॉडी। जैसे स्टैच्यूटरी बॉडी में कौन हुआ हमारा, ह्यूमन राइट कमीशन। और एक और बॉडी होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं उसको, कार्यकारी संस्था। तो इनका कैसे होता है कि प्रधानमंत्री आदेश दे दिया कि इस तरह की बॉडी बनाई जाएगी, तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई, ठीक है। कोई ऑर्डर के द्वारा हुआ है, कोई कानून नहीं बनाया गया, संविधान में चर्चा नहीं है, तो वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। जैसे नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, ये सभी क्या थे, एग्जीक्यूटिव बॉडी थे। कोई कानून बना करके इनका गठन नहीं किया गया था, तो अंतर पता होना चाहिए। तो महान्यायवादी के केस में आर्टिकल 76 और एक लाइन कि ना तो ये संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन फिर भी वो संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है, समितियों में बोल सकता है, मत देने का अधिकार नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कैग में भी वही है, और ये भारत सरकार का वकील होता है, समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस चलता है भारत सरकार के पर, तो उसमें जो भारत सरकार का जो पक्ष लेगा, अब प्रधानमंत्री तो जाएंगे नहीं वहाँ पर, तो इसके लिए जो होता है वो महान्यायवादी होते हैं, वकील, ठीक है। कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल दिया हुआ है, संवैधानिक बॉडी होगा ये। और किस आर्टिकल में दिया गया, कैसे इनकी नियुक्ति होती है, कितना कार्यकाल होता है, बस इतना ही, कौन इनकी नियुक्ति करता है, बस इतना ही। क्या काम होता है, थोड़ा आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि क्या काम होता है। ऑडिट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, तो परीक्षा करना है ना, जांच करनी है, तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। संशोधन, संशोधन कितने तरह से की जाती है हमारे संविधान में। अनुच्छेद किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है, किस देश से अपनाई गई है। साउथ अफ्रीका से अपनाई गई है इसकी प्रोसेस, आर्टिकल 368 में इसकी चर्चा की गई है। 3 तरीके से की जाती है, साधारण विधि द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा, और संसद के विशेष बहुमत और राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति से संशोधन। किसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, नए राज्यों का निर्माण करना है, उनका नाम बदलना है, क्षेत्र बदलना है, सीमा बदलनी है, तो वो साधारण विधि द्वारा होगा। लेकिन ये जो है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत में नहीं आएगा। आर्टिकल 368 के अंतर्गत में जो संशोधन किए जाते हैं वो केवल 2 तरीके से, ये वाला, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए कि बिहार राज्य और इसका नाम चेंज करना है हमको, तो ये क्या आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके लिए साधारण विधि द्वारा संशोधन किया जाएगा, और ये आर्टिकल 368 में नहीं आता है, ठीक है। उसी तरह से विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर जो प्रेजेंट रहेंगे उनके 2/3 आदमी जो होंगे वो वोट करेंगे, सहमति देंगे। और विशेष बहुमत में क्या होता है कि कम से कम 50% आपको उपस्थित होना ही चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं थी, और 50% में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। और तीसरा वाला में क्या है कि वैसे कानून, वैसे प्रोविजन जिसमें राज्यों के भी हित निहित हैं। जैसे राष्ट्रपति का मान लीजिए चुनाव को हमको अलग करना है, अलग तरीके से करना है, तो चूंकि राज्य का जो भी बिल होता है उस पर राष्ट्रपति की जो परमिशन लगती है ना, तो उसमें जो है आपको राष्ट्रपति, अगर चुनाव दूसरे तरीके से हो जाएगा तो राज्यों के निहित तो राज्यों के हित जो होंगे वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। तो वैसा अगर संशोधन करना है तो राज्यों की परमिशन भी लेनी पड़ेगी, लेकिन आधे राज्यों के द्वारा ही परमिशन देने से काम चल जाएगी, सभी राज्यों की सहमति नहीं चाहिए। जैसे हमारा जीएसटी लाया गया था तो संविधान में संशोधन करके लाया गया था, तो उसमें राज्यों की सहमति ली गई थी, आधे राज्यों की सहमति ली गई थी।
न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे आपको एक एक लाइन पढ़नी है। इसमें कुछ भी छांटना नहीं है, एक एक लाइन पढ़नी है। कैसे जजों की नियुक्ति होती है, कैसे उनका महाभियोग लगता है, इम्पीचमेंट होता है, उसके अलावा हाई कोर्ट में कौन कौन से पावर्स होती है, कहाँ कहाँ इनकी पीठ है, कहाँ कहाँ मुख्यालय है इनका, सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहाँ सुनवाई कर सकता है, क्या केवल दिल्ली में कर सकता है या कहीं भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है तो किस आर्टिकल के अंतर्गत में, न्यायिक पुनर्वलोकन जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो कैसे कर सकता है, मौलिक अधिकार का संरक्षक किसको कहा जाता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत में जब कोई आदमी जो है उसका मौलिक अधिकार हनन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट नहीं, 32 के अनुसार में। तो ये आपको एक एक लाइन इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, एकदम इसको नेगलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर जो हाई कोर्ट्स की लिस्ट दी गई हैं, कम से कम आपको ये 4 हाई कोर्ट्स के, चूँकि ये स्टार्टिंग में था, ब्रिटिश एरा में किया गया था इनका गठन, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही पटना हाई कोर्ट का गठन कब किया गया था, स्थापना कब की गई थी, 1916 में, ठीक है, चूँकि ये बिहार का एग्ज़ाम है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि इसके अलावा यहाँ पर जो है ना वेतन दिया गया, वेतन आप छोड़ दीजिएगा, वेतन इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आता है राज्य की कार्यपालिका। ठीक उसी तरह से जैसे संघ में होती है, जैसे राष्ट्रपति होते हैं तो यहाँ राज्यपाल होते हैं, जैसे वहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे वहाँ पर कैबिनेट मंत्री होते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, है ना। तो ये इस तरह से चीज़ें आपको सेम चीज़ है। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सब चीज़ों को उसी तरह से पढ़ना जैसे आपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पढ़ा था, ठीक है। और राज्यपाल और राष्ट्रपति में थोड़ा कंपैरिजन भी करना ज़रूरी है, ठीक है, दोनों के पावर सिमिलर हैं लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है, तो ये पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर भी आपको सीटों के दिए गई हैं, अलग अलग राज्यों में विधानसभा में कितने सीट है, विधान परिषद में कितने सीट है, थोड़ा देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पर भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही बांटी गई हैं सीटों को। इसके अलावा विधान परिषद कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे और कितने कितने सदस्यों का चयन होता है विधान परिषद में, है ना। जैसे 1/12 सदस्य जो होंगे स्नातक होने चाहिए, है ना। 1/6 सदस्य जो होंगे राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करेगा, ठीक है। बिहार में कितना सीट है, बिहार में विधान परिषद में कितना सीट है, विधानसभा में कितना सीट है, और जो बिहार के आसपास के राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल, देखिए यहाँ पर एक चीज़ें हैं कि पश्चिम बंगाल में पॉपुलेशन कम है बिहार से लेकिन सीटें ज़्यादा हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा वैसे, लेकिन जनरली पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही आपका ये सीटें बांटी गई हैं, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा विधानसभा विधान परिषद अच्छे से। और इसमें भी वही है कि मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह, मंत्री परिषद, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से देख लेना चाहिए, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से देख के जाना चाहिए। वरीयता अनुक्रम, ये आप एकदम बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। 64वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इससे एक क्वेश्चन, तो ये आपको याद होना चाहिए। एम लक्ष्मीकांत के बुक में ये लास्ट में दिया गया है लेकिन यहाँ पर ये बीच में ही दिया गया है, तो लुसेंट की उपयोगिता यहाँ पर भी है, तो लुसेंट की उपयोगिता यहाँ पर चली आती है क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें सामने दी गई हैं। तो टेक्स्ट बुक को पढ़ना है और रिवीजन के लिए लुसेंट या क्राउन या घटना चक्र को प्रेफर करना है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या क्या होती है, किनको पावर इन पे कानून बनाने का, कितने कितने विषय है, ये थोड़ा आप अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ पुराने हैं, आपके पास भी जो किताब होंगी उस पर आप भरोसा मत कीजिएगा, आप इंटरनेट से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, और उसको याद कर लीजिएगा। पीपीएस और उसको याद कर लीजिएगा, ये शायद 63वीं में पूछा गया था क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन क्या होता है ना, पीटी निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और उससे सेक्शन को आप छाटिए। जो छाटना सीख गए उनका पीटी निकल जाएगा। क्या चीज़ें पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, ये आपको पता अगर हो जाता है तो प्रीलिम्स आपका इजी निकल जाएगा और कोई भी एग्ज़ाम आपका आसानी से निकल जाएगा। मेंस में भी यही काम करना होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जैसे कि राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची अच्छे से आपको याद होना चाहिए। ये लाइन देखिए कि सरकारिया आयोग का गठन, पहली बात तो सरकारिया आयोग क्यों गठन किया गया था, केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद थे उसको सुलझाने के लिए। और इसमें और भी आयोग थे जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग जिसको ARC बोलते हैं, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति और सरकारिया आयोग।
सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था और इसने रिपोर्ट कब दी थी, कितने पृष्ठ वाली थी। ये 64वीं में क्वेश्चन पूछा गया था कि सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछी जाती हैं। अंतर्राज्य परिषद आर्टिकल देख लीजिएगा। ठीक है, कौन इसका गठन करता है, कौन इसका स्थापना करता है और कौन कौन इसके सदस्य होते हैं। योजना आयोग, हालांकि ये खत्म हो चुकी है, 3 लाइन ही है, 2 लाइन ही है, पढ़ लीजिएगा। स्थापना कब की गई थी। और संवैधानिक प्रावधान नहीं है, मतलब ये संवैधानिक बॉडी नहीं है। उसी तरह से राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी आपका संवैधानिक बॉडी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं दिया गया है। यहाँ पर भी कोई भी आर्टिकल नहीं दिया गया है, तो ये संवैधानिक नहीं है। देख लीजिएगा इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, कब इनका गठन किया गया था। वित्त आयोग संवैधानिक बॉडी है, किस आर्टिकल में है, पहले वित्त आयोग कौन थे, अभी वित्त आयोग कौन है और क्या काम होता है वित्त आयोग का, कैसे इनकी नियुक्ति होती है ना। तो वित्त आयोग इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है, क्योंकि पैसे राज्य को वित्त आयोग ही देती है, वित्त आयोग के सिफारिश पे ही बांटा जाता है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, बीपीएससी, इन सब के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, कितना वर्ष का कार्यकाल होता है, कैसे उनका पद से मुक्ति होती है, कौन उनको हटा सकता है। जैसे एक चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस के जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करती है उस राज्य के, लेकिन उनको हटाने का पावर राज्यपाल में नहीं होता है, वो किस में होता है, राष्ट्रपति में होता है ना। तो ये यहाँ पर रेड करके नहीं दिया गया, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। किस आर्टिकल में लोक सेवा आयोग का चर्चा की गई है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको यहाँ से हो सकता है ना भी मिले, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल में है, कौन से भाग में है, कितने सदस्य होते हैं, कैसे नियुक्ति होती है, कितना कार्यकाल होता है और क्या क्या काम होते हैं इनके। ठीक है, और एक बात मैं बता देता हूँ कि जो दल होते हैं उनको जो मान्यता होती है वो तो चुनाव आयोग देती है, लेकिन उनकी मान्यता रद्द करने की पावर चुनाव आयोग के पास में नहीं होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। कौन कौन से राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, हालांकि यहाँ पर जो इतने ही दिखाए गए, लेकिन अभी कुछ और जुट गए हैं, जैसे टीएमसी पश्चिम बंगाल की और आपका एनपीपी मेघालय की पार्टी, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। कुल मिला के अभी 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक ना, अगर एक और जुड़ गए होंगे तो आप इसको इंटरनेट पर सर्च करके अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर राज्यों के जो चुनाव, यहाँ पर जो राज्यों के जो दल हैं और उनके चुनाव चिन्ह दिए गए हैं, तो अपने बिहार का देख लीजिएगा, है ना। लोक जनशक्ति पार्टी है, जदयू है, राजद है, इन सब के चुनाव चिन्ह क्या क्या है, वैसे सभी को याद ही होता है। परिसीमन आयोग क्या होता है कि जैसे जब जनगणना होती है तो पॉपुलेशन बढ़ती है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसी अनुसार से हमारे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में सीटों को बांटना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। और इसीलिए अभी नया संसद भी बन रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, है ना, टाटा के द्वारा बनाई जा रही है ये। तो इसका काम जो होता है वो परिसीमन आयोग करता है। जैसे जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटोरी बना दिया गया है, तो वहाँ से फिर से सीटों का बंटवारा करना है, तो वहाँ पर अभी परिसीमन आयोग का गठन किया गया है ना। तो काम क्या होता है, बेसिकली यही होता है। राजभाषा किस आर्टिकल में है, राज्य की जो हमारे इंडिया की जो राजभाषा कौन है वो, ठीक है। इसके अलावा कौन सी कमेटी बनाई गई थी राजभाषा आयोग के लिए, ठीक है, और इसने अपना प्रतिवेदन कितना दिया है। देखिए वहाँ पर सरकारी आयोग की पूछी है ना, ऐसा हो सकता है कि इस बार राजभाषा आयोग की पूछ दे, या फिर बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट पूछ दे, या फिर पुंछी कमीशन रिपोर्ट पूछ दे। तो एक क्वेश्चन पूछता है, तो उसी से अंदाज़ा लग सकता है कि इस तरह की चीज़ों को भी पढ़ के जाना चाहिए। तो यही काम करता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं, अभी तुलु भाषा को इंक्लूड करने की बात चल रही है 8वीं अनुसूची में, है ना। तो तुलु भाषा कहाँ की है, ये कर्नाटका में बोली जाती है और केरला में बोली जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है, करंट के लिए चीज़ भी है। और इसमें एक चीज़ है कि मैथिली हमारे बिहार की लैंग्वेज है, कौन सा संशोधन से इसको जोड़ा गया था ये आपको याद होना चाहिए, और मैथिली के साथ और कौन सी लैंग्वेज को भी जोड़ा गया था,
उच्चतम और उच्च न्यायालयों में जो भाषा होगी वो क्या होगी। तो थोड़ा थोड़ा देख लेना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। आपात उपबंध, इसमें आपको हर एक चीज़ एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही पूछे जाते हैं आपको, किस बेसिस पे लगाए जाते हैं, कौन लगाता है, कितना समय तक रहता है, राज्यों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फंडामेंटल राइट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। और ये पता होना चाहिए आपको, हमारे बिहार में कितने बार अभी तक प्रेसिडेंट रूल लगाए गए हैं, पहली बार कब लगाया गया था, लास्ट बार कब लगाया गया, देश में इमरजेंसी कितने बार लागू की गई है, कब लगाई गई थी, और ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये आपको ऐसे भी भारत के नागरिक के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। और चूंकि आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का, तो आपको राष्ट्र का तो पता होना ही चाहिए, लेकिन राज्यों का भी पता होना चाहिए, अपने अपने राज्य का तो पता होना चाहिए। तो ये आप चीज़ें केवल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी आप याद करेंगे कि राजकीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, कंफ्यूज नहीं करना है। वित्तीय समितियां, संसद की वित्तीय समितियां, प्रांकलन समिति और लोक लेखा समिति, इन दो को आप पढ़ लेंगे। इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं 30 सदस्य, इसमें जो होते हैं ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, 1 वर्ष के लिए बनाई जाती हैं। ये प्रांकलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में काम करती है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा से होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो इसका जो अध्यक्ष होता है वो जो रूलिंग पार्टी होती है उसका होता है, और इसमें जो अपोजिशन पार्टी होती है उसका अध्यक्ष होता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से कम ये 2 कमेटी के आप बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। सरकारी उपक्रम की कमेटी में बस इतना पढ़ लेंगे कितने मेंबर होते हैं, कहाँ कहाँ से होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा आप देख लीजिएगा यहाँ से। पंचायती राज मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ से ना पढ़ करके आप एम लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ें, या जो भी आपके पास मटेरियल है उससे पढ़ें। यहाँ पर थोड़ा कम दिया गया है और इससे कहीं ज़्यादा आपको पढ़नी चाहिए पंचायती राज व्यवस्था में, है ना। और ये कमेटियों के नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए पिछली बार क्वेश्चन 66वें में पूछा गया था कि 64वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है ना, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार 73वां पूछ सकता है, LM सिंघवी कमेटी पूछ सकता है, PV कमेटी पूछ सकता है। तो इसी तरह से आपको एनालाइज करना होता है, इसी तरह से चीज़ों को आपको पढ़ना होता है। तो पंचायती राज सिस्टम को आप कोशिश कीजिएगा कि एम लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो है वो 74वां संविधान संशोधन के बारे में बहुत कम दिया गया है, थोड़ा सा अच्छे से एम लक्ष्मीकांत के बुक को फॉलो करके इसको कम से कम 2 चैप्टर 73वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन को अच्छे से पढ़ लेंगे वहाँ से। अब है शब्दावली। देखिए जब इतनी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं ना, तो शब्दावली आपको जानना ज़रूरी है, जो कि लुसेंट में अलग से छाट करके बताई गई है। तो इसमें जो भी मेन जो कि आप सुनते होंगे अक्सर न्यूज में आते हैं, जैसे स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, संचित निधि, आकस्मिक निधि, है ना, ये सारी चीज़ें आपको थोड़े से आधे घंटे की चर्चा, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, आधे घंटे की चर्चा, वित्त विधेयक, धन विधेयक, अनुपूरक अनुदान, तो धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सब इंपॉर्टेंट है, इन सबको थोड़ा देख लीजिएगा। दबाव समूह, पंगु सत्र, सचेतक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शब्दावली को भी नेगलेक्ट करके नहीं जाना है, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब कि पॉलिटी में आप अगर देखिए, ये एक ऐसा है ना कि आपको वैसे भी पता होना चाहिए, अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक है भारत के, तो आपको पॉलिटी वैसे भी अच्छा करना ही चाहिए, क्योंकि ये कहीं पर भी आपको चर्चा का विषय होता है ना। ये चीज़ें होती हैं, चुनाव आप जानते ही हैं, तो पॉलिटी में आती है। तो पॉलिटी को आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो बीपीएससी में 10 से 12 क्वेश्चन का आप गेन कर सकते हैं। और मेरी भी यही स्ट्रैटेजी होती है कि मैं पॉलिटी को एज अ बोनस पॉइंट लेके चलता था, है ना। तो आप एम लक्ष्मीकांत से कवर करेंगे और साथ ही यहाँ पर लुसेंट से उसको रिवाइज करेंगे। जिनके पास समय की कमी है या फिर अभी से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो केवल और केवल लुसेंट को ही अच्छे से 3-4 बार पढ़ लेंगे, प्रीलिम्स में उतने से ही हो जाना चाहिए। इसके बाद लास्ट चैप्टर आता है संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से आर्टिकल आपको, कौन कौन से अनुच्छेद आपको पढ़ के जाने चाहिए, ठीक है, और कौन कौन से संविधान संशोधन आपको इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि बहुत सारे 395 अनुच्छेद, इतना तो याद होगा नहीं, तो कौन कौन से अनुच्छेद आपको याद होने ही चाहिए, कौन कौन से संविधान संशोधन आपको याद होने ही चाहिए, इन सभी को मैं शॉर्ट करके आपको बता दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको जो फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।